Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 2nd, Socialism in Europe and Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 3, जिसमें हमने पढ़ा फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की फॉल डाउन हो जाती है और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसको भी फिर टुक ओवर कौन कर लेता है, वॉल्शेविक पार्टी कर लेती है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जब वॉल्शेविक पार्टी आती है, अब क्या क्या चेंज आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो बनाती हैं। वॉल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूरे वॉल्शेविक जो थे वो वैसे भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के थे अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्री बैंक वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917। 1970 में क्या कर दिया गया, इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। दिस मीन दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब था कि जो उसकी ऑनरशिप होगी और मैनेजमेंट होगी गवर्नमेंट देखेगी। एंड लैंड वी वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। दैट मीन्स जो लैंड है वो डिक्लेयर कर दी कि वो सोशल प्रॉपर्टी है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सोशल प्रॉपर्टी होगी, समाज की होगी। और पीजेंट्स को अलाउड होगा कि वो लैंड ले सकते हैं, किसकी, नोबिलिटी की, उसको सीज कर सकते हैं। क्योंकि पहले नोबिलिटी जो होते थे, बड़े बड़े जागीरदार होते थे, उनके पास ही ज़मीन का एक बड़ा पार्ट हुआ करता था। तो अब वो नहीं होगा, अब किसानों को भी ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। सिटीज़ में क्या हो रहा था, वॉल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशंस ऑफ द लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। जो बड़े बड़े घर थे तो उनका पार्टीशन करके अब वो क्या कर रहे थे कि फैमिली के अकॉर्डिंग के हिसाब से ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि जितना साइज़ होगा फैमिली का उसके हिसाब से आपका घर का साइज़ होगा। उसके बाद दे बैन द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ आरिस्टोक्रेसी। जो पूरा ये आरिस्टोक्रेसी वर्ड जो टाइटल है उस पर बैन कर दिया, क्योंकि ये सिम्बलाइज था रॉयल रॉयल और एक जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी पावर, अंकुश जिस पे ना लगाया जा सके, जिसकी पावर की कोई लिमिट ना हो। जो ये आरिस्टोक्रेसी होते थे यानी फेडरल सिस्टम को पर बेस थे और बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, राजा के लिए काम किया करते थे। तो इसके अगेंस्ट तो थे ही थे ये वॉल्शेविक पार्टी। और साथ में उन्होंने करा टू असर्ट्स द चेंज अ न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए, अपनी आर्मी के लिए, ऑफिशियल्स के लिए उन्होंने क्या करी, डिज़ाइन करी। और क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा 1918 में। उन्होंने अपनी आर्मी के लिए जब डिज़ाइन करा था ड्रेस, तो वो क्या था, सबसे अलग था। उन्होंने जो चूज़ करा था बुदियोनोव का। तो बुदियोनोवे का क्या था, ये एक आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे दे रखा है, जो हेड पे इन्होंने पहन रखा है ये है बुदियोनोवे का, यानी जो रशियन वर्ड है। और ये शो करता है कि उनकी जो ड्रेस है वो अलग है और ये आर्मी की ड्रेस है, ये आर्मी सोल्जर्स हैं जो इस ड्रेस को पहनेंगे। वॉल्शेविक पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया। अब नवंबर 1917 में वॉल्शेविक क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। वहाँ पे वो हार जाते हैं, उनको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिलता। जनवरी 1918 में असेंबली जब वो बनती है, लेकिन रिजेक्ट कर देती है वॉल्शेविक्स के मेजर्स को, यानी अभी तक जो वो फॉलो कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे, तो उनको वो नहीं मानती है जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो इलेक्शन के बाद अभी आई है। क्योंकि अब तो वॉल्शेविक ने इलेक्शन कराए थे और वो हार गया है। तो यहाँ पे अब वो क्या कहते हैं, लेनिन डिसमिस कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, ये नहीं चलेगी। क्या 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 कहते हैं, डिसॉल्व क्यों करते हैं, डिसमिस। थॉट्स द ऑल रशियन कांग्रेस, वो कहते हैं कि जितनी भी रशियन कांग्रेस है उसके अंदर जितने भी सोवियत्स हैं यानी ग्रुप हैं, जो काउंसिल्स हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं कंपेरेटिवली। अगर हम देखें तो असेंबली जो अभी इलेक्ट हुई है वो अनसर्टन कंडीशंस में हुई है, यानी बहुत जल्दीबाजी में हुई है। जैसे कि इलेक्शन 1917 में हुए थे और 1918 में क्या बनी है, असेंबली बनी है। तो इसीलिए वो कहते हैं, ये रीज़न बताते हैं कि इसलिए मैं इसे डिसमिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखेंगे जो रीज़न है मेन, वो क्या था कि वो उसको वर्क नहीं करने दे रहे थे। क्या वर्क नहीं करने दे रहे थे, जो वॉल्शेविक वर्क कर रहे थे उनके मेजर्स को डिसमिस कर रहे थे, वो सॉरी रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये तो एक रीज़न था जो आप देख रहे हो कि वॉल्शेविक और ने रीज़न दे के उसे डिसमिस कर दिया असेंबली को। फिर देखते हैं मार्च में 1918 में, डिस्पाइट अपोजिशंस बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज,
मार्च के अंदर 1918 में क्या होता है, जो अपोजिशन में होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सोवियत ग्रुप भी होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे मेंबर होते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं, आरिस्टोक्रेसी हैं जो उनके अगेंस्ट है, जो नॉन वॉल से भी कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोविज़न गवर्नमेंट के भी मेंबर हैं जो कि इनके खिलाफ हैं, तो वो पॉलिटिकल एलाइज हैं। तो वो क्या कहते हैं, अपोजिशन करते हैं कि जब वॉलसेविक एक पीस साइन करते हैं जर्मनी के साथ, कहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोवस्क पे, लिटोवस्क पे, यानी जो आपने देखा होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो लेनिन क्या कहते हैं, उसको स्टॉप कर दो। तो ये बाहर तो पहले ही आ जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन फिर भी जर्मनी के साथ संधि अब करते हैं, जो साइन करते हैं, पीस साइन करते हैं। In the years of follow, the Bolshevik become only partly to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviet. हम देखेंगे आने वाले ईयर्स जो थे, जो वॉल्सेविक है वो अब एक ही पार्टी रह जाएगी, ओनली पार्टी, मतलब जो पार्टिसिपेट करने वाली है इलेक्शन में। यानी धीरे धीरे जो आप देखेंगे रशिया के अंदर जो ऑल रशियन कांग्रेस था, उसके अंदर जो जितने भी सोवियत्स थे, यानी उनके जो ग्रुप थे, आपने देखा था 500 ग्रुप थे रशियन कांग्रेस में, उसमें अब सब जो है वो उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो अभी आप अपोजिशन पार्टी भी देख रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पे आपको सिर्फ ओनली वन पार्टी दिखेगी, किसकी, वॉलसेविक की। और अब वो अपने आप को पार्लियामेंट्री ऑफ द कंट्री बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया के अंदर अब ये वन पार्टी स्टेट बन जाएगा। ट्रेड यूनियन भी थी लेकिन उनको कंट्रोल में करके रखा गया वेलसेविक के द्वारा। द सीक्रेट पुलिस रखी गई थी, चेका फर्स्ट और ओजीपीओ और एनकेवीडी। ये पुलिस क्या करती थी, जो भी अगेंस्ट में आवाज़ उठाता था उसको कंट्रोल करती थी, और जो भी अगर उनको फिर पनिशमेंट देना, क्रिटिसाइज जो करते थे वॉलसेविक्स को। मैनी यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो रैलिड टू द पार्टी, उन्होंने ज्वाइन करी पार्टी की तरफ, अट्रैक्ट हो रहे थे। स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि वो सोशलिज्म के साथ खड़े हुए थे और चेंज के लिए वो इस चीज़ को पसंद करते थे। आफ्टर अक्टूबर 1970 लेड द एक्सपेरिमेंट्स इन आर्ट एंड एग्रीकल्चर, जो आर्किटेक्चर थे वो भी इसमें जुड़े, लेकिन हम देखेंगे जल्दी ही डिसइल्यूजन हो जाता है, यानी जो उनका उत्साह था वो बहुत ज़्यादा निराशा में चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी एंड कैरेज। क्योंकि जो पार्टी है वो हर चीज़ पे सेंसर लगाने शुरू कर दिया था, सारी चीज़ों पे, क्योंकि आपने देखा वन पार्टी रह जाती है और जितनी भी सारी पार्टीज़ हैं उनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया और उनको हटा दिया, यानी सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया था। अब देखेंगे अंदर ही कंट्री के अंदर सिविल वॉर सिचुएशन हो जाती है और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, यानी कंट्री के अंदर ही आपस में जब बहुत ज़्यादा कंडी कंडीशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वॉलसेविक ऑर्डर देते हैं जब लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की, तो रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप। तो पहला रीज़न तो आप देखेंगे सिविल वार के अंदर जब वॉलसेविक की पार्टी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों, जब सिविल वार हो रहा है, क्योंकि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉलसेविक पार्टी ने ऑर्डर दे दिया था, तो वहाँ पे रशियन आर्मी में बहुत सारे किसान भी थे जो वहाँ पे आर्मी के अंदर थे, तो वो बात सुनते ही वहाँ से जाने लगे आर्मी को छोड़ के कि भाई लैंड मिलेगी और अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी जो आर्मी के मेंबर थे कम होते जा रहे थे। सोल्जर मोस्टली पीजेंट ही थे, विश टू गो होम, अपने घर जाते हैं कि अब हमें लैंड मिलेगी। नॉन वॉल्सेविक जो सोशलिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं, सपोर्ट ऑफ आर ऑटोक्रेसी, कंडेम द वॉल्सेविक अपराइजिंग, यानी जो अब इसके अपोजिशन में जो पार्टी होती है वॉल्सेविक के, यानी जो नॉन वॉल्सेविक हैं, या तो वो सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, सपोर्टर्स हैं जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और वो जो वॉलसेविक है उसके अगेंस्ट में खड़े हैं कि वॉलसेविक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या होता है, उसके जो लीडर हैं, इन सब के जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो साउथ रशिया का जो पार्ट है वहाँ पे अपने ट्रुप्स बनाते हैं और वॉलसेविक से फाइट करने के लिए। तो वॉलसेविक तो रेड्स होते हैं, उनको रेड से सिंबलाइज किया हुआ है 1918-19 में, और जो ग्रीन है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं, और जो वाइट हैं वो प्रो जारियस्ट हैं। तो ये सब आप जो देख रहे हो अलग अलग पार्टी का कलर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि सोशलिस्ट को जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो ग्रीन है, वॉलसेविक रेड है, और वाइट है प्रो जारियस्ट, जो बिल्कुल ही राजा के जो
कंजर्वेटिव्स थे जो उनको पसंद करते थे वो लोग। तो अब यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट में खड़े खड़े होते हैं, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन लोगों ने रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि अभी भी जो वॉल्शेविक पार्टी थी वो मोस्टली पूरे रशिया पे उसका कंट्रोल नहीं था, यानी सिटीज़ में मोस्टली था, कंट्री साइड में उसका भी टाउन में ही था, लेकिन कंट्री साइड में अभी उसका इतना रशिया के और दूसरे जो पार्ट्स पे उस पर कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ पे इन लोगों का जो कंट्रोल था, तो ये क्या चाहते हैं कि भाई अब वॉल्शेविक से कंट्रोल ले लें। तो साथ में कौन, फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश, जापानीज भी अपने ट्रूप्स भेजते हैं, हेल्प करते हैं इन लोगों की कि वॉल्शेविक पार्टी हार जाए। और फोर्स हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, क्योंकि ये भी इनको भी डर था कि अगर ज़्यादा सोशलिज्म की फीलिंग बढ़ जाएगी तो हमारे लिए भी खतरा है। एज दिस ट्रूप्स वॉल्शेविक फाउट अ सिविल वॉर, और ये सारे ट्रूप्स वॉल्शेविक से लड़ते हैं, सिविल वॉर होता है और लूटिंग होती है, बैंडिट्री होती है, यानी बहुत ज़्यादा लूट खसोट होती है, जैसे बैंडिट्री यानी डाकू टाइप जो ज़्यादा वो सिस्टम होता है, और फेमाइन यानी बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाना, खाने की कमी हो जाना, ये चीज़ें कॉमन हो गई थी। सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्ड्स स्टेप विद पीजेंट हु हैड सीज लैंड। और जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, स्पेशल जो वाइट्स थे, हार्ड्स स्टेप्स ले रहे थे पीजेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने लैंड ली थी। तो यहाँ पे जो ये वाइट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लैंड ली है, सीज करी है लैंड। तो यहाँ पे जो ये जो एक्शन आप देख रहे हो, लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन वॉल्सेविक, तो नॉन वॉल्सेविक जो पार्टीज़ हैं, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो अपना सपोर्ट खो बैठती हैं, फिर लोग इनको पसंद नहीं करते। फिर लोग किसको पसंद करेंगे, वॉल्सेविक को करेंगे, क्योंकि वॉल्सेविक उनके फेवर की बात कर रहा है। जनवरी 1920 में वॉल्शेविक कंट्रोल कर लेता है फॉर्मर रशियन एम्पायर को, फिर सब पे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब इसको सपोर्ट मिल रहा है। दे सक्सीज ड्यू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदिस्ट। और इनको और किसका भी कॉपरेशन मिलता है, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है, यानी ये तो रशिया है ही है, साथ में जो उनकी और भी सपोर्टिंग नेशनलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनका भी उनको सपोर्ट मिल रहा था, जो उनके साथ में है, जो रशिया एम्पायर में अभी नहीं है। और मुस्लिम जो जदिस्ट हैं, यानी जो मॉडर्न इस्लाम चाहते थे, वो भी इनको कॉपरेट करते हैं। डिड नॉट वर्क वर वेयर रशियन कॉलोनिस्ट दैमसेल्फ टर्न वॉल्शेविक। लेकिन ये जो कॉपरेटिव था ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था रशियन, क्योंकि जहाँ पे रशियन कॉलोनीज थी, वो जहाँ जो अब अपने आप को वो वॉल्शेविक में टर्न कर रही थी। कैसे, एक एग्जांपल देखेंगे। जो वो कॉपरेट कर रहे थे ज़्यादा मतलब सपोर्टिव नहीं रहा। कैसे, जो खीवा है जो इस सेंट्रल एशिया में है, तो वहाँ पे वॉल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली, जो ये वॉल्शेविक की कॉलोनीज़ है जिस पे इसने कब्जा कर रखा था, तो वहाँ पे जो लोकल नेशनलिस्ट होते हैं उनको मैस्कर किया जाता है, बुरी तरीके से मार दिया जाता है, क्या कहकर कि ये सोशलिज्म के को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। जबकि ये सब क्या कर रहे थे, नेशनलिस्ट जो नॉन जिनको नॉन रशियन नेशनलिस्ट कहा जाता है, यानी जो कॉलोनिस्ट हैं, जो इन इसके रशिया के आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो जगह हैं, तो वहाँ पे ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। उल्टा यहाँ पे फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वॉल्शेविक है, लेनिन है, यहाँ पे उल्टा वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो सिचुएशन ऐसी होगी, कंफ्यूज हो गए लोग कि हम वॉल्शेविक का गवर्नमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, हम तो उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये दोनों जब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो अदर स्टेट्स हैं, अदर कंट्रीज़ हैं जो रशियन एम्पायर में नहीं है, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे कम्यून के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कर रहा है वॉल्शेविक। तो लोग कंफ्यूज थे, हम क्या कहना चाहता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है। क्योंकि एक तरफ अगर आप किसी की हेल्प करने की बात करते हो और दूसरी तरफ उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो वो वहाँ पे फिर समझ नहीं आता कि इंसान क्या चाहता है। तो लेनिन भी यही कर रहा था। एंड पार्टली रेमिड दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। लेकिन यहाँ पे फिर अब उसको पता चल जाता है वॉल्शेविक को कि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा नॉन रशियन नेशनलिस्ट को, नहीं तो उनकी जो पावर है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, नॉन रशियन नेशनलिस्ट को बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देंगे,
सोवियत यूनियन में आ जाओ, यानी एक यूएसएसआर बन जाता है। यानी जो रशियन एम्पायर है और उसके आसपास के जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो भी इसमें क्या हो जाती हैं, यूनियन बना लेती हैं, यानी जुड़ जाती हैं रशिया के साथ ही। तो वो यूएसएसआर है। तो ये कहते हैं लेकिन आप अपनी ऑटोनॉमी अपने हिसाब से चलाओ, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आप अपने रूल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग से डिसीजन लो, लेकिन हम यूएसएसआर कहलाएंगे, यानी एक यूनिट कहलाएंगे कि हम इसी का एक पार्ट हैं। द स्टेट द वॉल्शेविक क्रिएट फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो ये जो वॉल्शेविक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं रशियन एम्पायर से, दिसंबर 1922 में किया गया, यूएसएसआर बनाया गया। बट सिंस द वॉज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज विद द वॉल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट्स टू फॉलो। लेकिन यहाँ पे अनपॉपुलर रहा, लोग वॉल्शेविक को फिर पॉलिसीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि वॉल्शेविक ज़बरदस्ती जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको बहुत ज़्यादा वो कह रहे थे फॉलो करने के लिए। उनकी जो एक पॉलिसी थी हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म। तो जैसे इसमें क्या था नोमेडिज्म में, कि फ्री होके आप जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, नोमेडिज्म होते थे, या फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे, बैन लगा दिया। तो यहाँ पे जो डिफरेंट नेशनलिस्ट थे ओनली पार्टली सक्सेस, तो उनका जो साथ मिल रहा था वॉल्शेविक को बहुत कम फिर मिल रहा था, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि हम वॉल्शेविक को सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि उसकी कुछ पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो यहाँ पे यही बोला है कि जिस तरीके से उन्होंने यूएसएसआर बनाया 1992 में, वॉल्शेविक ने रशियन एम्पायर के साथ और सारे स्टेट्स को ऐड करा, और लेकिन उनको उनकी ऑटोनॉमी दी कि आप ही इसको संभालोगे, मैनेज करोगे, रूल बनाओगे, लेकिन आप इसका पार्ट कहलाओगे यूएसएसआर। तो रशिया किस में चेंज हो जाता है, यूएसएसआर में। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी वहाँ की कैसी थी। तो सोसाइटी में हमने देखा कि जो सिविल वॉर हो रहा था, वॉल्शेविक ने इंडस्ट्रीज़ अब यहाँ पे बढ़ानी शुरू करते हैं और बैंक को नेशनलाइज कर देते हैं। अपने पास उन्होंने इंडस्ट्रीज़ रखी और बैंक को नेशनलाइज करा, और ड्यूरिंग द सिविल वॉर में, और परमिटेड पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए लैंड दे दी, और सोशलाइज्ड करने के लिए ये सब कुछ करा। वॉल्शेविक जो थे वो कन्फिस्केटेड करते हैं लैंड को, एंड डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। दैट मीन्स जो भी वो ये वर्क कर रहे थे, वो कलेक्टिव वर्क वाले सिस्टम ही था, कि हम जो लैंड कन्फिस्क कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कलेक्टिव वर्क करने के लिए, यानी इकट्ठा काम करने के लिए एक साथ। क्योंकि लैंड का कन्फिस्केटेड करना यानी एक साथ वर्क करना, एक साथ सारे काम करेंगे। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, और एक सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करा गया, कि यानी गवर्नमेंट ही सारे रूल रेगुलेशन बनाएगी। ऐसा नहीं है जैसे कि राजा होता था, मंत्री रख लेते थे, और जो अरिस्टोक्रेसी होते थे वो अपनी मनमानी करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, एक ही सिस्टम चलेगा, वो भी सेंट्रलाइज होगी प्लानिंग। ऑफिशियल असेस हाउ टू इकोनॉमिक कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5 ईयर पीरियड। और ऑफिशियल जो थे वो असेस कर रहे थे इकोनॉमी को करने के लिए, कि अच्छी तरीके से इकोनॉमी काम करे, तो वो एक टारगेट बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं। और 5 ईयर जो प्लान होता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, कि भाई इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए। और जो फर्स्ट टू जो प्लान थे ड्यूरिंग द 1927 से लेकर 1932 तक, और 1933 और 1938 तक, तो ये दो प्लान भी बनाए गए थे। और सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए बनाई गई, ये जो की गई थी कि इकोनॉमिक ग्रो करे। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था इंक्रीज हो गया पहले से ज़्यादा 1929 में, और 1933 में 100% जो ऑयल देखें, कॉयल या स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, फैक्ट्री सिटीज़ में आने लगी। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम भी सोसाइटी में शुरू हो रही थी। कौन सी प्रॉब्लम, वर्क की कंडीशन बहुत ख़राब थी। अगर हम देखें तो मैनीटो गॉड्स की अगर बात करें, जो एक सिटी है वहाँ की, स्टील प्लांटेशन का जो वर्क था 3 इयर्स में हुआ, और वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। रिज़ल्ट ये था कि 550 बार उस वर्क को रोका गया, 550 बार, सोचो, काम को रोका गया 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। कैसे, क्योंकि लिविंग जो क्वार्टर थे, विंटर टाइम था, 40 डिग्रीज में, -40 डिग्री में टेम्परेचर था। अगर ऊपर जो लोग थे फोर्थ फ्लोर पे, अगर उनको नीचे टॉयलेट में आना है, तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और कितने ज़्यादा वहाँ से उनको क्रॉस करके आना पड़ेगा ऊपर से नीचे। तो ये सारा सिस्टम की वजह से 550 टाइम उन्हें काम को रोकना पड़ा था।
और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कर रही थी, क्या कर रहा था, स्कूल सिस्टम ओपन करे थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीजेंट थे, वर्कर थे जो उन एंटर करा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई को पूरे करने के लिए। क्रैचिज़ खोली गई फैक्ट्रीज़ के अंदर बच्चों की केयर करने के लिए, क्योंकि वुमेंस भी वर्कर्स होती थी ना, ताकि वो अपने बच्चों को भी अपने साथ रख सकें। तो क्रैचिज़ यानी जहाँ पे बच्चों की देखभाल हो सके, साथ के साथ उनको रखा जाता था, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता था छोटे बच्चों को जैसे उनकी वहाँ पे केयरिंग हो सके, क्योंकि माँ तो जो थी वो वर्कर, एज ए वर्कर काम कर रही है फैक्ट्री में। चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइड की गई, यानी गवर्नमेंट उनको सस्ते में और अच्छी हेल्थ केयर देगी। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए, बट फिर भी इफेक्ट अनइवन थे, यानी जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे क्योंकि लिमिट के थे, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिट के ही होते हैं, तो इसलिए जो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। अब हम देखेंगे स्टालिनिज्म क्या होता है और कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कलेक्टिवाइजेशन, जब जो छोटी छोटी लैंड होती है उसको एक पूरे लैंड में चेंज करके खेती की जाती है, तो ये कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम था। और ये स्टालिनिज्म जो ये है, लेनिन के बाद इनका नाम है और इनकी आइडियोलॉजी को स्टालिनिज्म कहा जाता है। यानी अब लेनिन के बाद क्या ये पार्टी को संभालेंगे, उनकी जब डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये अब इनकी क्या पॉलिसी थी, जो प्लान बनाया था इकोनॉमिक के लिए, लेकिन वो जो कलेक्टिवाइजेशन किया जा रहा था एग्रीकल्चर का, तो उसके बहुत ज़्यादा डिजास्टर रिजल्ट देखने को मिले थे स्टार्टिंग में। कैसे 1927 से लेकर 1928 में जो सोवियत रशिया, द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। तो जो सिटी था वहाँ पे ग्रेन सप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी सिटी के अंदर, टाउन के अंदर। क्योंकि गांव में तो ठीक है एक बार काम चल जाता है, लेकिन अगर शहर में अनाज नहीं पहुंचेगा तो लोग खाएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए सिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। और गवर्नमेंट ने जब प्राइस फिक्स कर दिए थे ग्रेन के, तो केसी पे बेचना है, तो बहुत सारे किसानों ने मना भी कर दिया कि नहीं, हम नहीं बेचेंगे उस प्राइस पे, क्योंकि हमें तो लॉस होने वाला है, क्योंकि स्टालिन ने बोला था ना कि भी फिक्स प्राइस कर दिए थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे स्टालिन हु हैड अ पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। स्टालिन कौन है, वो हैं जो लेनिन की डेथ के बाद अब वॉल्शेविक पार्टी को संभाल रहे हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं वो इमरजेंसी मेजर्स और कुछ ऐसे फर्म मेजर्स लेते हैं, रूल्स बनाते हैं, जैसे कि जो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि शॉर्टेज पड़ रही है फूड की सिटीज़ में, तो अब वो क्या करेंगे, बिलीव करते हैं कि जो रिच पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड्स में, उन्होंने होल्डिंग कर रखा है स्टॉक्स, और इसीलिए प्राइस हायर हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, स्पेकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, हैड टू बी स्टॉप, यानी जो स्पेकुलेशंस हो रही है, जो ज़्यादा स्टोरेज कर रहे हैं ये बड़े बड़े लोग, उसको स्टॉप करा और कन्फिस्केटेड करा उस सप्लाई को जहाँ से सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, स्टॉक को ज़्यादा अपने पास रखा हुआ है, प्राइस बढ़ जाए जिससे। जैसे कि आप समझोगे कि कीमत कैसे बढ़ती है, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं सामान लेके स्टोर कर लेते हैं, और जब मार्केट में कमी होती है तब उसको निकालते हैं, जिससे कि प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो अब क्या करते हैं ये पार्टी मेंबर, टूर भी करते हैं ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में जहाँ जहाँ अनाज होता है, सुपरवाइजिंग करते हैं कि जो जहाँ पे ग्रेन कलेक्शन करनी होती है, और रेड भी डालते हैं कुलैक्स के घर पे। कुलैक्स कौन होते हैं, जो अमीर अमीर पीजेंट होते हैं, क्योंकि स्टालिन सोच रहे थे कि जो अमीर ये हैं पीजेंट, इनकी वजह से शॉर्टेज हो रही, फिर भी कंटिन्यू रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद भी कुछ भी असर नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई उस शॉर्टेज को कंप्लीट किया जाए। डिसीजन वाज टेकन टू फिर कलेक्टिवाइज फार्मिंग, यानी फिर फार्म को कलेक्टिवाइजेशन करने का डिसीजन लिया गया। अब उन्होंने ग्रेन की जो शॉर्टेज थी, पार्टली टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, उन्होंने बोला कि जो, हाँ, इट वाज द आर्ग्यू, यानी जो ग्रेन शॉर्टेज हो रही है, फिर उन्होंने एक और रीज़न बताया। अभी तक तो यही बताया था कि बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं या अमीर हैं वो होल्ड करके रख रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने एक रीज़न बनाया, उसको भी उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी पर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे जो ये लैंड है ना, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन यानी प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। 1970 के बाद जो पीजेंट्स को लैंड दी गई थी, तो वो स्मॉल साइज़ के फॉर्म थे, तो वो मॉडर्नाइज तो नहीं हो सकते, उस पर मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री लाइन उस पर के अकॉर्डिंग मशीनरी नहीं लगा सकते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए,
अब क्या करना चाहिए, जो नेसेसरी है यानी जो कुलाक्स हैं, बड़े बड़े जो अमीर किसान हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उनकी लैंड लेनी नहीं चाहिए, किसानों को दे देनी चाहिए, और बड़े बड़े लार्ज फार्म में चेंज कर देना चाहिए। यानी जो छोटे छोटे खेत थे उनको भी इकट्ठा कर लेना चाहिए, और कुलाक्स जो है अमीर हैं उनकी भी लैंड ले लो और एक बहुत बड़े फार्म बनाओ और वहाँ खेती करो। तो उसमें मॉडर्नाइज किया जा सकता है, ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। स्टालिन अब ये जो प्रोग्राम है, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 1929 में। पार्टली फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, कुलखोज, इसे कुलखोज कहा जाता है, जो उन्होंने फोर्सली किसानों को इस बड़े बड़े खेतों में काम करने के लिए कहा। अब यहाँ पे जो लैंड इतनी बड़ी आ गई है, इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया जा रहा है, ट्रांसफर्स टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। और जो अब खुद के ऑनर्स थे अब वो कहाँ चेंज हो गए हैं, कलेक्टिव फार्म में चेंज हो गए हैं। यहाँ पे सब मिलके काम करने वाले हैं। एंड रेज पीजेंट्स रेसिस्ट द अथॉरिटीज़, लेकिन गुस्से में पीजेंट थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ का विरोध भी करा और अपने लाइव स्टॉक्स को ख़त्म कर दिया कि हम तो अपना देंगे नहीं, यानी जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे गुस्से में। 1929-31 में नंबर ऑफ कैटल भी बहुत ज़्यादा, अपने 1/3 कैटल्स को उन्होंने मार दिया कि हम क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे ऐसे। एंड रसिस्ट करा उन्होंने कलेक्टिवाइजेशंस, लेकिन जो रसिस्ट कर रहे थे उनको पनिश मिला, उसको स्टालिन ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी और उनको डिपोर्टेड किया गया, एक्साइल कर दिया गया, कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। और as they resist collectivization, peasants argue that they were not rich and they were not against socialism. जब वो विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे हम कोई अमीर किसान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, और ना ही हम सोशल के खिलाफ है, लेकिन हम एक साथ काम करना ही नहीं चाहते। आप क्यों करवाना चाहते हो हमसे ज़बरदस्ती? एक्चुअली में ये खुद ही वैसे तो पहले एक साथ काम करते थे, क्योंकि आपने देखा कि जो यहाँ के रशिया के पीजेंट थे वो नेचुरल, हम उनको सोशलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इकट्ठा काम करते थे पहले और शेयर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है क्योंकि अब यहाँ पे ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, उनकी बिना मर्जी के। वो पहले अपनी मर्जी से कर रहे थे, चाहे वो इकट्ठा होके करें या अलग होके करें, लेकिन अभी यहाँ पे उनसे क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इसीलिए वो इसके खिलाफ थे कि ज़बरदस्ती का क्या मतलब है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न। तो यही बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से वो काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउ सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन भी अलाउड करी थी, बट ट्रीट सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली, लेकिन उनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं थी और ना ही कोई उनके लिए कोई हेल्प थी। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन, इतना मतलब कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद भी, स्कीम बनाने के बाद भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ अचानक से, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो उसका इफेक्ट इतनी जल्दी तो दिखाई देता नहीं है। ऊपर से बैड हार्वेस्ट यानी फसल ख़राब होना, क्योंकि मौसम अगर ख़राब है तो आप उसके साथ जीत नहीं सकते। जो नेचुरल हैं चीज़ें उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? तो जो वन मोस्ट डिवास्टिंग फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ा था सोवियत हिस्ट्री के अंदर, यही था एक पीरियड 30 से 33 तक, जो 4 मिलियन डाइड, भूख से लोग मर गए थे। यानी आप नेचुरल, क्योंकि बैड हार्वेस्टिंग हो गई ना, फसल खराब हो गई, अब फसल ही खराब हो गई तो आप क्या कर लोगे? तो वहाँ पे स्टालिन की जो पॉलिसी फेल हो गई। यानी आप चाहे कितना भी माइंड लगा लो, लेकिन अगर नेचुरल चीज़ें जो हैं वो उससे आप नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज the confusion in industrial production under the plan economic and consequences of the collectivization। तो बहुत सारे लोग जो पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कंफ्यूज थे कि ये जो प्रोडक्शन आप प्लानिंग इकोनॉमिक का बता रहे हो कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसके अंडर है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, जो 5 ईयर प्लान बनाया था, और उसके जो रिजल्ट हैं कलेक्टिवाइजेशन के, तो वो कहाँ है, वो तो भाई हमें दिख नहीं रहे। तो क्रिटिसाइज़ करते हुए कुछ लोग कहते हैं, और स्टालिन जो है और उसके जो सिम्पेथर्स हैं, साथ देने वाले सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, यानी उनकी कमियां बताने वाले, कॉन्स्पिरेशन अगेंस्ट सोशलिज्म के ये कौन से तो जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, मतलब क्रिटिसाइज करते थे, उन क्रिटिक्स पे क्या लगा दिया, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा दिया सोशलिज्म के अगेंस्ट कि ये दुश्मन है सोशलिज्म के। यानी अगर गलती को गलत भी कह रहे हैं तो भी यहाँ पे वो सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है क्रिटिक्स जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे
फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों बोल रहे हो, चाहे कैसे भी सही, अगेंस्ट नहीं बोलना। तो एक्यूजेशन का चार्ज, मतलब एक्यूजेशन यानी आरोप लगा देते थे उनके ऊपर, जो भी क्रिटिक्स थे जो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट के लिए गलत बोल रहे हैं कंट्री पे। और 19 कंट्री में रहने वाले जो भी ऐसे विरोध करेगा, 1939 पे 2 मिलियंस थे ऐसे जो जेल में भेज दिए गए, और जो ऐसे लेबर कैंप्स भी बनाए गए जहाँ उनको रखा जाता था, एज ए लेबर काम करवाया जाता था। और बहुत सारे इनोसेंट थे जो एज अ क्राइम नहीं भी कर रहे थे, तब भी उनको ज़बरदस्ती वो एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया, और उनके ऊपर उनको फॉल्स कन्फेशन के थ्रू फंसा कर टॉर्चर करके कि ज़बरदस्ती आप कन्फेशन करो कि आपने ये करा है, और फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे जो कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो आपने देखा कि जो भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, स्टालिन के अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहा था, गवर्नमेंट उसका को चुप करा रही थी। तो ये था, आपने देखा कि जो सिविल वार हुआ है, स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम चलाया था, और जो पॉलिसीज़ लेनिन ने चलाई थी, तो सारा अक्टूबर के बाद का सिस्टम आप देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन का, यूएसएसआर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।